वर्ष 2025 के फरवरी के माह में भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के दो बेहतरीन बैट्समैन मैदान में उतर गए। एक बैट्समैन है जिनको हम जानते हैं निर्मला सीतारमण जी के नाम से, और दूसरे बैट्समैन है संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर है। पहले बैट्समैन ने अपनी फिस्कल पॉलिसी बजट के द्वारा कई सारी घोषणाएं की, जिसमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा थी कि इनकम टैक्स में उन्होंने बड़े पैमाने पर राहत दी, जिसका उद्देश्य यह था कि किसी न किसी तरह से अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ाया जा सके। उपभोग को बढ़ाने से आपको पता ही है, डिमांड बढ़ती है तो उसके साथ साथ सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई बढ़ती है तो इसके साथ साथ रोजगार भी जनरेट होते हैं और हमारे देश की जीडीपी ऊपर की तरफ जाना चालू कर देती है। इस बजट में वित्त मंत्री जी ने इस बात का कोई खास खाका प्रस्तुत नहीं किया था कि डॉलर के मुकाबले रुपया जिस गति से लगातार नीचे गिरता जा रहा है, आने वाले वर्षों में रुपये को मजबूत करने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है, साथ ही साथ रोजगार को किस तरह से अर्थव्यवस्था में बढ़ाया जाएगा, ये चीज़ें वहाँ पर मिसिंग थी। अब आते हैं आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी पर, जिन्होंने फरवरी 2025 में आज अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी प्रस्तुत की है। आपको पता होगा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, अर्थात जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह अर्थव्यवस्था से लिक्विडिटी को कम करने की ओर प्रयास करता है, लेकिन जब महंगाई कंट्रोल में आ जाती है और विकास को बढ़ाना होता है तो वो क्या करता है, मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है। उसी को ऑपरेट करते हुए वो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो जैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है। आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है तो उसके सामने एक महत्वपूर्ण समस्या आके खड़ी हो जाती है। वह समस्या है, एक तराजू है, उसके एक पल्ले पर है महंगाई और दूसरे पल्ले पर है विकास। तो महत्वपूर्ण समस्या यह है कि विकास और महंगाई दोनों को संतुलन में रख सके, जिससे अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़े। अब यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि तराजू का एक पल्ला अर्थात महंगाई जब ज़्यादा होती है तब उसका कारण होता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा ज़्यादा है, और जब अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं, अर्थात डिमांड ज़्यादा करते हैं, और डिमांड ज़्यादा होने के कारण ही क्या होती है, महंगाई बढ़ने लग जाती है। और आरबीआई के सामने सबसे पहला कंसर्न होता है कि महंगाई को एक दायरे में रखे, क्योंकि आरबीआई जानता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा भाग गरीब जनता का है, और गरीब जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है महंगाई से। इसीलिए आरबीआई का पहला कंसर्न होता है कि महंगाई को कंट्रोल में रखे, और महंगाई को कंट्रोल में करना है तो उसके लिए एक ही बात होती है कि तरलता को अर्थव्यवस्था से बाहर खींचा जाए। तरलता को खींचने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, एसएलआर को बढ़ा देगा, कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होगा कि बैंकों की लोन देने की क्षमता कम होगी, और बैंकों की लोन देने की क्षमता कम होने के कारण ही क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आ जाती है, जिससे आरबीआई अर्थव्यवस्था में महंगाई को कंट्रोल करता है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा ही होगा कि आरबीआई ने अपनी दरों को स्थिर रखकर महंगाई को कंट्रोल में लाया है, और यहाँ तक कि अगर हम बात करें रेपो रेट के दरों को कम करने की बात, तो वर्ष 2020 के बाद अर्थात 5 सालों के बाद ये दरें कम की गई है। 2020 जबकि कोविड का टाइम पीरियड था, तब ये दरें कम की गई थी जब अर्थव्यवस्था को ऊपर की तरफ बढ़ाना था, लेकिन फिर उसके बाद में महंगाई बढ़ती गई और उसी के साथ साथ दरें भी बढ़ती गई, और 2023 में 6.5 के रेट पर यह फिक्स्ड हो गई थी, और 2 वर्षों में बिल्कुल स्थिर रही थी, और 2 वर्षों के बाद में इस रेट में कमी लाई गई है। और कमी लाने का एकमात्र मकसद था कि अर्थव्यवस्था के विकास के पहिए को फिर से तेजी से दौड़ाया जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रेपो रेट के बारे में बता दूं। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन या मनी को प्राप्त करते हैं। अब इसका मतलब यह है कि रेपो रेट अगर कम है तो इसका मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम रेट पर लोन प्राप्त करेंगे, और जब वो कम रेट पर लोन प्राप्त करेंगे तो अपने ग्राहकों को भी कम रेट पर लोन देंगे। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से ज़्यादा रेट पर लोन प्राप्त करेंगे, और ज़्यादा रेट पर वो लोन प्राप्त करेंगे तो अपने ग्राहकों को भी ज़्यादा रेट पर लोन देंगे। वहीं बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक
आरबीआई के पास अपना पैसा रखने के लिए आकर्षित होता है। अब रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक अपना ज़्यादा पैसा रखने के लिए आकर्षित होंगे, वहीं रिवर्स रेपो की रेट कम होगी तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई से खींच लेंगे। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो बढ़ने के कारण वो क्या करेंगे, ग्राहकों को लोन देंगे, घटेगी तो उसके कारण क्या होगा, लोन की सप्लाई कम होगी। तो इस तरह से महंगाई और विकास के पहिए दौड़ते रहते हैं। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करता है, जैसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हो गया, कैश रिजर्व रेशो हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। इन सब टॉपिक को समझने के लिए हमें एक लॉन्ग लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और वो लेक्चर मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी ही अवेलेबल कराऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं आरबीआई की वर्तमान मॉनेटरी पॉलिसी पर। अब यहाँ पर एक और बात है कि आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो को जैसे ही कम किया तो वैसे ही हल्ला मचना चालू हो गया कि लोगों की ईएमआई कम हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर बात है कि रेपो और रिवर्स रेपो को कम करने के बाद में बैंकों द्वारा दिए जाने वाली जो कर्ज होता है उसकी ईएमआई में कुछ न कुछ मात्रा में कमी आती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कमर्शियल बैंक पर। हालांकि ये देखा गया है कि आरबीआई ने जिस रेट को कम किया है, जितना यानी कि 25 बेसिस पॉइंट को कम किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल बैंक भी इतना ही कम करे लोन को। अच्छा, एक और चीज़ है कि बैंक जब भी लोन देता है तो दो इंटरेस्ट पे देता है, एक फ्लोटिंग रेट पर देता है और एक फिक्स रेट पर देता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ फिक्स रेट पर लोन लेने वालों की। फिक्स रेट का मतलब ये होता है कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में बढ़ाए या कम करे, इसका उसके ईएमआई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर फिक्स रेट पर लोन लेने वालों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का उन पर कोई प्रभाव पड़ने ही नहीं वाला है। दूसरा हम बात करते हैं फ्लोटिंग रेट पर लोन लेने वालों की। तो फ्लोटिंग रेट पर जो एजुकेशनल लोन, होम लोन, कार लोन लेते हैं, तो उसमें जब आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स को ऊपर ले जाता है या कम करता है तो उसी की तुलना में उनकी ईएमआई भी अप डाउन चलती रहती है, तो उनके लिए खुश होने का अवसर है। अब हम देखते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के एक दूसरे पहलू को। अभी आपने देखा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने क्या किया, अपने रेट्स को कम कर दिया। अब रेट्स को कम किया है तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ती जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उसके कारण क्या होगा, अर्थव्यवस्था में एक समय बाद डिमांड बढ़ती जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसके साथ साथ सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ती है तो फिर रोजगार जनरेट होते हैं, और रोजगार जनरेट होता है तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में पैसा ही पैसा बरसना चालू हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा पैसा बरसने लग जाता है तो फिर एक समस्या सामने आती है, ज़्यादा डिमांड बढ़ने की। और ज़्यादा डिमांड बढ़ने के कारण ये होता है कि फिर से महंगाई की समस्या सामने आ गई आरबीआई के, और फिर आरबीआई क्या करेगा, फिर से अपने रेट्स को क्या करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, आरबीआई ने अभी बोला कि हम महंगाई को कंट्रोल में लिया है, इसीलिए हमने क्या करा, अब अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रेट्स में कमी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महंगाई का एक और राक्षस अभी सामने हमारे खड़ा है, वह है डॉलर के मुकाबले रुपया का कमज़ोर होना। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसके कारण एक आयात जनित मुद्रास्फीति की समस्या अभी भी हमारे देश में हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम होगा पेट्रोल, डीजल जैसे कई सारी चीज़ें हम विदेशों से आयात करते हैं, और जब विदेशों से कोई चीज़ आयात करते हैं तो उसके लिए आपको डिपेंड होना पड़ता है रुपये और डॉलर की वैल्यू पर। और रुपया अगर कमज़ोर हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि विदेशों से मंगवाने वाली चीज़ हमारे लिए क्या होगी, महंगी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि रुपया अगर कमज़ोर है तो उससे हमारा निर्यात बढ़ सकता है, लेकिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था आयात पर डिपेंड है तो फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस पर आरबीआई को ज़रूर सोचना होगा। आरबीआई ने हालांकि इस पर आज कंसर्न व्यक्त किया है, लेकिन आगे क्या एक्शन लेता है वो हम देखेंगे। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेक्शन, जिसमें हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को एनालिसिस किया है। इसके डिटेल लेक्चर को मैं आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी ही लेके आऊँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।
एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जामवाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।